बैठेंगे, दोनों के कार्यकर्ता अगर साथ में बैठेंगे, वो अपनी कांग्रेस की तारीफ करेगा, कंकर मुजारे जी के कार्यकर्ता बीएसपी की तारीफ करेंगे, और इनके दोनों के चर्चा में यदि उन्हीं के घर में बैठे बैठे वाद विवाद हो जाता है तो ये तो न्यूज वालों के लिए एकदम नया मसाला मिल जाएगा। जो तीर कमान निशान होता है शिवसेना का, वो दूसरों को दिया जाता है, जो पार्टी से निकलते हैं उनकी पार्टी बन जाती है। जो शरद पवार जी का घड़ी निशान होता है, तो वहां से कुछ लोग बाहर निकल जाओ और उनका घड़ी निशान छीन लो। तो ये जो सिस्टम है, अब अगर भाजपा से 20-25 लोग बाहर निकल जाते तो क्या कमल का फूल उनका हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुथेकर। आज बात करेंगे हम बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की। अभी हम लगवाते पीछे टीवी पर फोटो लगाते और आप समझ जाएंगे फोटो लगते ही कि हम बात आज किसकी करने वाले हैं। भैया लगाइए फोटो जिसपे अब आज हमको न्यूज बताना है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो फोटो लगी हुई है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। आप मेरे पीछे टीवी स्क्रीन पर लगी हुई फोटो देख करके अंदाज लगा लिए होंगे कि आज जो चर्चा होगी तो इनके बारे में होगी, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे देव पवार की और साथ ही चर्चा होगी कंकर मुजारे और अनुभा मुंजारी की। देव पवार एक यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, जिनके बहुत ही वीडियो वायरल होते हैं और लोग बहुत उनको पसंद करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया अभी कि जो लोकसभा चुनाव है इसके लिए उन्होंने आवेदन नामांकन पत्र दर्ज किया है, और आवेदन पत्र दर्ज करने के बाद जब वो बाहर आते हैं अपने मित्रों के साथ में और जो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है। और देखने से ऐसा लगता है, सुनने से ऐसा लगा कि देव भैया की आंखें खुल गई, क्योंकि आज तक के लोगों ने बताया कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और अभी पिछले चुनाव में भाजपा का भरपूर प्रचार किए हैं। तो उस प्रचार में मोदी जी की भाजपा की खूब तारीफ करते थे। लेकिन बात ये हो गई कि अब देव भैया को क्या नाराजगी आई मोदी जी से तो समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने जरूर बोला अपने स्टेटमेंट में कि जब पिछले चुनाव में शिवराज जी चौहान ने जो वादे किए थे जनता से, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो इसके लिए जनता देव भैया को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है कि आपने इन मुद्दों को उठाया और वास्तविकता समझे आप। मैंने इसलिए एक शब्द बोला था कि देव भैया जाग चुके हैं, उनकी नींद खुल गई और उनको वास्तविकता समझ में आई कि हमारे देश की जनता के साथ ये जो जुमलों की सरकार बनते जा रही, वादे पे वादे किए जा रहे हैं और वादे पूरे नहीं किए जाते। उनसे तो बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने भी किया था। जो कमलनाथ जी ने जो वादे किया था, अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती तो क्या कमलनाथ जी वादे पूरे करते? नहीं कर सकते थे वो भी, क्योंकि ये बड़े बड़े जुमले डालना है और चुनाव जीत जाना है। अब जो टिकट वितरण में इतनी जद्दोजहद की इन लोगों ने, तो उसके बजाय जो पुराने हमारे सांसद थे ढाल सिंह बिसेन जी, उन्हीं को टिकट दे दिया होता और 2-4 नए जुमले ला लिए होते तो ढाल सिंह बिसेन जी चुनाव जीत जाते। चुनाव की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो प्रलोभन लालच जो दिया जाता है उससे जनता उनके घेराव में आ जाती है। और पिछले बार की विधानसभा की हम बात करें तो वहां पर दोनों पार्टियों ने बड़े बड़े जुमले फेंके थे। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, उससे एक कदम आगे बढ़ के भाजपा ने जुमले फेंका, क्योंकि उनने 500 का सिलेंडर बोला तो इन्होंने 450 का बोला। इनने 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य बोला तो उनने भी बोला। तो इसमें क्या होता है कि इन वादों जुमलों में भाजपा थोड़ी एक कदम आगे निकल जाती है और पूरा कांग्रेस का सफाया हो जाता है और भाजपा विजयी हो जाती है। तो हम बात करेंगे जो कमलनाथ और नकुलनाथ की, जो भाजपा में एंट्री कर रहे ऐसी खबर जब फैली थी, उस टाइम में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे बात करने का, यानी उनके साथ जो हम बात करते थे उनका एकदम अंदाज ही निराला होता था, क्योंकि वो इतने चिढ़ चुके थे कमलनाथ जी के ऊपर में कि उनके बातें मैं अभी यूट्यूब पर आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या उनने कमलनाथ जी के बारे में बोला था। देव भैया ने जो अभी मुद्दे जो खोल के रखे उनने वाकई सराहनीय है। बहुत ही अच्छी बात की उनने कि जो सरकार के जो किसानों के प्रति जो वादे थे 31 रुपए का रेट अभी तक नहीं मिला है। सिलेंडर जो देंगे बोले थे उस रेट में सिलेंडर नहीं मिला है। अभी जो लाडली बहना की जो योजना चल रही है वही तो सरकार अभी बड़े मजबूरी में उसको चला पा रही, क्योंकि कर्जे का बोझ राज्य पे बढ़ते जा रहा है। कर्जा लेते जाते और इधर लाडली बहनाओं को पेमेंट दिया जाता है। अब बात यह है कि अगर ये पेमेंट रोक दिया जाता है तो ये लोकसभा चुनाव में भाजपा की फजीयत हो सकती है, क्योंकि लाडली बहनाएं नाराज हो जाएगी और लाडली बहनाएं नाराज हुई तो फिर भाजपा का
यहाँ से जो सांसद है या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो फिर इनका गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए आनन फानन तरीके से उनको लाडली बहना को चलाते रहना पड़ेगा और राइट टाइम उनको पैसा भेजना पड़ेगा। नहीं तो शिवराज मामा ने जो वादा किया था तो अभी वाले जो नए मुख्यमंत्री जी वो भी उसको चला पा रहे, लेकिन कितने दिन तक चलाएंगे, कब तक देंगे, क्योंकि ये चुनाव के बाद तो कोई गारंटी नहीं है और जनता ये सब समझ चुकी है कि कब तक देश पर कर्जे का बोझ बढ़ाते जाएंगे और ये योजना पे योजना चलाते जाएंगे। कोई भी जो चुनाव आता है दोस्तों, ये चुनाव क्या होता है कि आपको एक अच्छा निर्णय लेना होता है और अपनी एक सरकार चुनना होता है, अपने क्षेत्र का एक विधायक चुनना होता है, अपने क्षेत्र के लिए एक सांसद चुनना होता है। अब यहाँ पसंद नापसंद या लोग क्या करते हैं कि ये पार्टी बेस पर वोटिंग होता है कि चाहे कोई भी खड़ा हो जाए मोदी के नाम से चुनाव जीत जाएगा। ये तो बिल्कुल 10 साल से चलता आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में क्या होता है कि ना किसान, युवा, बेरोजगार, ना देश की जनता आत्मनिर्भर हो पाती है। लेकिन ये तो हुआ है क्योंकि भाजपा पार्टी निर्भर हो गई है, वो निर्भर हो जाती है कांग्रेस के जो नेता है उनके ऊपर निर्भर हो जाती है, राष्ट्रवादी के नेताओं पे भाजपा निर्भर हो जाती है, शिवसेना के नेताओं पर निर्भर हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब 10 साल से इतना अच्छा काम करने वाली भाजपा सरकार इनके ऊपर निर्भर कैसे हुई, जो कि भाजपा आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था और अपने दम पर चुनाव लड़के फिर से तीसरी बार सरकार बनाना होता था। तो तभी अब इसको आत्मनिर्भर भाजपा पार्टी बोलते। खैर जनता तो आत्मनिर्भर नहीं हो पाई। दोस्तों अब हमारा चैनल देखते हैं, लेकिन व्यू तो भयानक आ जाते हैं, हजारों में व्यू आते हैं, लेकिन लाइक 10-15 दिखते हैं। तो लाइक करने के लिए आपको ना 1 रुपए लगेगा, ना जीएसटी लगेगी, ना टैक्स भी नहीं लगेगा आप लोगों को। बस हमको ये पता चल जाता है कि आप वो वीडियो को देख रहे हैं। जैसा वीडियो देखना और वीडियो को पसंद करना ये दोनों अलग अलग बात हो जाती है। तो उसी टाइप से नेताओं को चुनना, नेता को पसंद करना और पार्टी बेस पे वोट करना, यही एक सोचने की बात है आपके लिए। नहीं तो आप तो वोट दे देंगे, उम्मीदवार चुन के आ जाएगा, फिर पिछले पंचवार्षिक जैसे बात हो जाएगी। बालाघाट जिले के लिए ढाल सिंह बिसेन जी और गोंदिया भंडारा के लिए सुनील मेंढे जी, जो उनके नाम तक भूल गई जनता। हम जो सर्वे के लिए जाते हैं उनको पूछते हैं आपका सांसद कौन, तो पता नहीं बोलते, नाम तो दूर चेहरा तक के भूल जाती है जनता 5 साल में। तो यही गलती फिर से दोबारा दोहराएंगे, या तो वही पुराने लोगों को चुन के दे दीजिए जो फिर अगले 5 साल बाद आपसे मुलाकात करेंगे और आप वोटिंग करेंगे उनको। कल शाम से बालाघाट की और एक खबर जबरदस्त वायरल हो रही है। हमको अभी तक के तो पुष्टि नहीं हुई कि ये वीडियो किसने बनाया, या माननीय कंकर मुजारे जी ने खुद उस वीडियो को वायरल किया। और उनका जो कहना है बिल्कुल जायज है, एकदम बहुत सही बात की उन्होंने, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि वो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेता हैं। अब बात ये हो जाती है कि कंकर मुजारे जी बीएसपी के, क्योंकि पिछले बार भी 2019 में उन्होंने बीएसपी पार्टी से ही चुनाव लड़ा था, उन्होंने पार्टी नहीं बदला है। अभी जो उम्मीदवार बने उसी बीएसपी पार्टी से उम्मीदवार बने जो पिछले बार तीसरे क्रमांक पर थे। हम बात कर लेते हैं बहुत से भगत की, जो भाजपा के थे, जाने माने नेता थे और सांसद भी थे, जो 2014 में हिना कांवरे को हराकर खुद जीते थे। उसमें भी कंकर मुजारे जी तीसरे क्रमांक पर थे। अब 2019 में क्या होता है, निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं और निर्दलीय लड़ने के बाद में क्या होता है कि कांग्रेस में आ जाते हैं, जिसमें बोला गया कि हिना कांवरे को पूरा श्रेय आता है कि उन्होंने बहुत से भगत को कांग्रेस में ला लिया। अब कांग्रेस में आने के बाद अभी जो विधानसभा चुनाव होता है वो चुनाव लड़ते और वहां बुरी तरह हार जाते, तो उनको कोई नहीं बोलेगा कि कितनी बार पार्टी बदल रहे करके। जो कि कंकर मुजारे जी पिछले बार भी बीएसपी में थे और इस बार भी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको बोला जाता है कि बार बार पार्टियां बदल रहे। तो जो पार्टी बदलने वाला जो होता है उसके पीछे तुरंत जनता फिर से उस पार्टी में चले जाती है और उनका झंडा उठाने तैयार हो जाती है। अब देव पवार की बात कर रहे हैं हम, कि जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है, आज तक के जो भाजपा का काम करते थे, तो भाजपा के कार्यकर्ता उनकी बहुत तारीफ करते थे, उनके वीडियो की तारीफ करते थे, उनके जितने भी कंटेंट थे उनकी सबकी भरपूर तारीफ होती थी। लेकिन क्या होता है कि देव भैया अपना खुद का फार्म भरते हैं, खुद सांसद की जो दावेदारी उम्मीदवारी पेश करते हैं, तो उनके यूट्यूब पर आप देखेंगे उनके जो वीडियो डाले, उनने जो आवेदन फार्म जो भर के निकले
और जो स्टेटमेंट दिया उस वीडियो के आप कमेंट पढ़िए, तो वही इनके भाजपा मित्र जो लोग हैं उनको क्या लिख रहे, तो आप देखिए, जो तारीफ करने वाले, अगर आप भाजपा के घर से बाहर निकल जाते हैं तो आप बुरे इंसान बन जाते हैं, और आप भाजपा में जब तक रहते तो एकदम साफ सुथरे इंसान बन जाते। तो इसलिए बोला जाता है कि एक जो वॉशिंग मशीन रखी है उनके घर में, तो उस जो भाजपा की ऑफिस में वॉशिंग मशीन रखी है तो वहां तब तक साफ सुथरे रहेंगे, और भाजपा से जो भी बाहर निकल जाएगा कितना भी साफ सुथरा हो वो बुरा आदमी बन जाता है। हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो प्रफुल्ल पटेल है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उनके ऊपर करोड़ों का आरोप था हवाई जहाज खरीदी का, और जब वो भाजपा का दामन थामते तो अभी पता चला है कि 1-2 दिन पहले उनको क्लीन चिट मिल जाती है और वो एकदम साफ पाक साफ हो जाते हैं। फिर जो डिप्टी सीएम बने यहाँ के अजित पवार जी, अजित पवार क्या होता है कि उनको जो भाजपा वाले लोग हैं जो 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला के ऊपर उन पे आरोप लगाते थे और उनको जेल में चक्की पिसाएंगे ऐसा भाषण देते थे। देवेंद्र फडणवीस का भाषण आज भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने बोला है कि हम अजित पवार को चक्की पिसाएंगे। अब उनका चक्की पिसाना तो दूर, वो तो सीएम बन जाते, डिप्टी सीएम बन गए हमारे महाराष्ट्र के। तो ये है भाजपा का कमाल। वैसे छगन भुजबल जी ये भी बिल्कुल जेल जाएंगे वाली बात थी। तो क्या अगर इनको क्लीन चिट दिया जाता है तो क्या इनके जो पूरे भ्रष्टाचार है सब धुल जाते हैं? यदि इनने भ्रष्टाचार किया है, जो करोड़ों का अरबों का जो भ्रष्टाचार है वो जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, यदि उनने सरकार के खजाने में रुपए वापस कर दिया तो उनको जरूर क्लीन चिट दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाजपा को जिसने भरपूर चंदा दे दिया तो वो एकदम उसको क्लीन चिट मिल जाती है, चाहे फिर वो अनटेस्टेड दवाइयां हो, नकली दवाइयां हो, चाहे वैक्सीन हो कोरोना काल के समय की, वो खराब से खराब दवाई भी एकदम ओरिजिनल बन जाती है, क्योंकि ये तो चंदे का कमाल है। ये इतने ज्यादा चंदे, और इस बार बोला जाता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है भारत में वो चंदे के नाम पे हुआ है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो चर्चा चल रही है यूट्यूब पर, अब सामान्य जनता को तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है ये समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम शुद्ध और सादी भाषा में बता देते हैं। ये बॉन्ड है वसूली वाला मामला है, ये जो हफ्ता वसूली बोला जाता है कि पहले ईडी को भेज दो, ईडी से डरा दो, छापे गिरा दो और फिर उनसे करोड़ों का चंदा ले लो, और चंदा लेने के बाद उनको अपना पार्टी का टिकट भी दे दो। तो ये बिल्कुल परंपरा जो है बहुत ही नई है और बहुत पसंद आई है, इसलिए लोग बोलते हैं कि वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, ये तो बोलना ही होगा। अभी नवीन जिंदल की बात करें तो जो कांग्रेस के, जिसको कोयला चोर बोला जाता था हर भाषण में, यानी उन्होंने कोयले की चोरी की थी। और अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वीडियो में कि वो भाजपा वालों के साथ फर्स्ट क्लास बैठे, उनको हार पहनाया जा रहा है और उनको मिठाई खिलाई जा रही और उनको टिकट भी दे दिया जाता है। तो कोयला चोर को टिकट दे रहे हैं, यानी क्या, हम इसलिए सवाल कर रहे हैं बार बार वीडियो में कि क्या भाजपा के पास कोई चुनाव लड़ने लायक लोग नहीं बचे हैं? जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली भाजपा इन पर निर्भर कैसे हो जाती है? और ढूंढ के भी लाते तो पूरे भ्रष्टाचारियों को लाते। तो क्या भाजपा ये समझती है कि जितने भ्रष्टाचारी भारत में है उनको जनता पसंद करती है? तो ये भाजपा की सोच हो सकती है, और भाजपा के जितने कार्यकर्ता है उनकी ये सोच हो सकती है कि भ्रष्टाचारियों को जिता के लाना है। और अभी लोकसभा में हम देखेंगे जितनों पे करोड़ों का भ्रष्टाचार है, करोड़ों का आरोप है, जिनको सजा होना था उनको ईडी ने क्लीन चिट दे दिया है, और वो लोग अभी चुनाव लड़ रहे। अब उसमें कितने भ्रष्टाचारी जीत कर आते हैं, तब हमको जनता की मानसिकता समझना होगा, और उस जनता की मानसिकता पर हम एक जबरदस्त वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उस चुनाव रिजल्ट साफ बताएगा कि भारत के जनता की सोच क्या है, भारत की जनता कैसे लोगों को पसंद करती है। इनको साफ सुथरे लोग तो पसंद नहीं आते, और इनको क्या जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं पसंद आते हैं। तो ये तो बहुत ही एक नया सिस्टम बनेगा 2024 का, और ये इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है कि ये 2024 में जीत किसकी होगी, किसकी हार होगी। अभी तक तो कांग्रेस के बारे में सभी बोल रहे कि कांग्रेस पिछड़ गई है हर क्षेत्र में, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जहां वहां खड़े हुए तो कोई दमदार नहीं लग रहे। भाजपा ने भी जो अपने कैंडिडेट खड़े किया तो ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को खड़े कर दिया है। अब महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पर हर पार्टियां दो दो होते जा रही है, क्योंकि शिवसेना भी दो लड़ रही, उद्धव ठाकरे का गुट अलग हो जाता है, शिंदे गुट अलग हो जाता है।
फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है शरद पवार गुट अलग लड़ेगा और अजित पवार गुट अलग लड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये जो हुआ है, तो इससे एक समझ में आता है कि किसी की संपत्ति को कैसे छीनना, एक नया ट्रेनिंग के रूप में अभी पेश किया गया है कि जो तीर कमान निशान होता है शिवसेना का, वो दूसरों को दिया जाता है, जो पार्टी से निकलते उनकी पार्टी बन जाती है। जो शरद पवार जी का घड़ी निशान होता है, तो वहां से कुछ लोग बाहर निकल जाओ और उनका घड़ी निशान छीन लो। तो ये जो सिस्टम है, अब अगर भाजपा से 20-25 लोग बाहर निकल जाते तो क्या कमल का फूल उनका हो जाएगा? तो ये भी हो सकता है, जैसा दूसरों के साथ करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है। ये हम देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। तो क्या भाजपा इस टाइप की नीतियों पे चलेगी और देश का विकास करेगी? तो हम विकास की बात करेंगे संक्षिप्त में, तो पता चलता है कि हम भारत के विकास की बात करेंगे तो जो भी जितने भी आप भाषण उठा के देखेंगे तो वहां शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं होती और रोजगार पर तो चर्चा ही नहीं होती। रोजगार यानी जो सरकारी नौकरियां होती है, जो बहुत से जॉब खाली है, हर डिपार्टमेंट में जॉब खाली है, तो वहां की नौकरी की बात बिल्कुल नहीं होती है। अभी तो मुद्दा चलेगा केवल राम मंदिर का और मुद्दा चलेगा केवल 370 का। तो ये जो मुद्दे अभी भाजपा के पास में ये मुद्दे बचे हुए। अब हम जो मार्केट में सर्वे के लिए जाते हैं तो वहां पूछते हैं लोगों से कि भाई मोदी जी के काम कितने अच्छे थे और कौन से काम आपको बहुत अच्छे लगे। तो कोई भी जनता आज तक सटीक जवाब नहीं दे पाई है। बस उनको इतना पता है कि काम सभी अच्छे हैं और मोदी जी ने बहुत काम किया है। तो मोदी जी के बहुत काम में हम अगर 2-3 काम पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं बता सकते। तो वर्तमान में अभी बिल्कुल यही बात है कि बिल्कुल राम मंदिर ये अभी का ताजा मुद्दा है और 370 एक बहुत अच्छा मुद्दा है। हम अंत में बात करेंगे कंकर मुंजारे जी की, जो कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि एक घर में 2 पार्टियों का प्रचार कैसे किया जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी कांग्रेस में है, कांग्रेस से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक है, और जो कंकर मुंजारे जी है जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से टिकट लेकर के अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोनों एक घर में रहते हैं, अब दोनों के कार्यकर्ता उस घर में आएंगे। तो कंकर मुंजारे जी का कहना बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप ये घर छोड़ दीजिए या तो मैं घर छोड़ देता हूं, क्योंकि दोनों के कार्यकर्ता आएंगे, दोनों के कार्यकर्ता अगर साथ में बैठेंगे वो अपनी कांग्रेस की तारीफ करेगा, कंकर मुंजारे जी के कार्यकर्ता बीएसपी की तारीफ करेंगे, और इनके दोनों के चर्चा में यदि उन्हीं के घर में बैठे बैठे वाद विवाद हो जाता है तो ये तो न्यूज वालों के लिए एकदम नया मसाला मिल जाएगा। और वो रोज बिल्कुल हमारे जैसे न्यूज वाले तो उसको चलाएंगे कि एक ही घर में 2 पार्टी और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता में झगड़ा हो जाता है। तो ये कंकर मुंजारे जी का एकदम सही कहना है कि उन्होंने अपने पत्नी अनुभा मुंजारे जी को बोला है कि आप कोई दूसरा घर देख लीजिए चुनाव भरे के लिए, या तो फिर मैं चले जाता हूं, क्योंकि ये जो चीज है ना, उनको कांग्रेस से बैर है, उनने टारगेट तो सीधा भाजपा को किया है। और कांग्रेस को अभी भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस यदि समर्थन दे दे कंकर मुंजारे जी को तो जीतने के बाद वो कांग्रेस में ही जाएंगे। और इनको एक बढ़िया अवसर मिला था और अनुभा मुंजारे जी ने कंकर मुंजारे जी को मना लिया था कि आप कांग्रेस में आ जाइए और कांग्रेस से हम आपको टिकट दिलाएंगे। तो कंकर मुंजारे जी तैयार भी हो जाते और उनका इंतजार भी करते कि हमको यहाँ से टिकट मिलेगी तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों एक घर के 2 लोगों को साथ में आने का एक बहुत बढ़िया अवसर था, लेकिन ये चीजें आला कमान को जमती नहीं। यहाँ के जो कांग्रेस के जो इसके पहले मुख्यमंत्री जो थे कमलनाथ जी और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी पिछले चुनाव में बहुत सी गलतियां की थी, जिस पर हमने एक वीडियो बनाया था। क्योंकि उनने चुनाव जो प्रक्रिया होती है, चुनाव के प्रचार के कार्य होते हैं, उसमें बहुत ही मनमानी किया था और अखिलेश यादव को उनने नाराज भी कर दिया था, क्योंकि उनका बोलने का तरीका बदल गया था। और जैसे चुनाव खत्म होता है तो पता चलता है कि ये तो भाजपा से मिलने जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। तो ये अंदर इनकी क्या खिचड़ी पकती है पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ता इनके लिए बिल्कुल सजग रहता है, तैयार रहता है, इनके प्रचार में दौड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है। तो क्या है, कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि तुम पार्टी बदलोगे फिर कार्यकर्ता को भी बोलोगे, आपको भी आना पड़ता है। लेकिन कुछ 10% जो कार्यकर्ता होते हैं ऐसे जो नेताओं का समर्थन नहीं करते, अपने जीत पे अड़ जाते, या तो फिर वो पार्टी छोड़कर सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो अभी कुछ दिन बाद में, ज्यादा दिन बचे नहीं अभी मतदान को, जो 19 तारीख का मतदान है, और सभी जो कार्यकर्ता है, सभी जनता है, तो अच्छा निर्णय लेगी इस बार और कोई एक अच्छा व्यक्ति चुनना है। पार्टी को नहीं देखेंगे ऐसी चर्चा हो रही थी,
क्योंकि सर्वे में हमने कुछ लोगों से मिला, तो इस बार हम पार्टी को नहीं देखेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करने वाला जो अच्छा व्यक्तिमत्व है उसके लिए हम वोट करेंगे। तो देखना ये होगा कि चुनाव किस मोड़ जाता है और किसकी जीत होती है। क्या भाजपा फिर से सरकार बनती है, तो सबकी नजर टिकी हुई है कि इस बार कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।